नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ उमापाल। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बवाल मच गया है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में धांधली हुई है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं ये जनता का फैसला नहीं हो सकता है। और अब विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। विपक्ष का कहना है कि वो ईवीएम के मुद्दे पर अब शांत नहीं बैठेगा, इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगा। मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने नतीजों पर सवाल उठाए हैं। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था। इस बार उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। संजय राउत के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि ये चुनाव बीजेपी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटिंग पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। सिर्फ यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र की जननी को बनाए रखने और उसे फलने फूलने देने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने के प्रत्येक नागरिक के अधिकार पर विचार करेगा। वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से। लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माय इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। विपक्ष की एकजुटता बता रही है कि अब ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन होने वाला है। जानकारों का दावा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी के टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर मामला कोर्ट पहुंचा और जांच के राष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत भले ही सवालों में है, लेकिन ये भी तय है कि महायुति की सरकार बन रही है। सीएम कौन होगा, इस पर जरूर टकराव चल रहा है। सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा दावा एकनाथ शिंदे का है, लेकिन बीजेपी शिंदे के दावे को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन शिंदे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सीएम शिंदे का दावा है कि उनके नेतृत्व में जीत मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। शिंदे की तरफ से बिहार मॉडल की तरह ही महाराष्ट्र में सरकार गठन का प्रस्ताव रखा गया है, यानी सीएम छोटी पार्टी का बन जाए, लेकिन मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के आधार पर तय हो। बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं तो उसके ज्यादा मंत्री बने, एनसीपी के विधायक कम है तो उसके कम मंत्री बने, लेकिन शिंदे की मांग को बीजेपी हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि 2019 में भी शिवसेना ने सीएम पद के मुद्दे पर ही एनडीए को छोड़ा था। ऐसे में शिंदे क्या सीएम पद को लेकर एनडीए छोड़ सकते हैं? अगर अजीत पवार का साथ मिलता है तो ऐसा संभव है, लेकिन अजीत पवार फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी साफ है कि सीएम पद का पेच सुलझता नहीं दिख रहा है और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसी भी समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगर महायुति को बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ी हार मानी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। एनएसयूआई के रौनक खत्री ने जीत हासिल की है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर भी एनएसयूआई की लोकेश ने जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष और सचिव पर एबीवीपी को जीत मिली है। अध्यक्ष पद के लिए रौनक खत्री ने एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 1343 वोटों के अंतर से हराया।
रौनक खत्री को 20,204 वोट मिले तो एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 18,864 वोट मिले। ज्वाइंट सेक्रेटरी पर एनएसयूआई के लोकेश ने एबीवीपी की अमन कपासिया को 6,726 वोटों के अंतर से हराया। लोकेश को 21,975 वोट तो अमन कपासिया को 15,249 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भानु प्रताप को 8,762 वोटों से जीत मिली। भानु प्रताप को 24,166 वोट तो एनएसयूआई के यश नादल को 15,404 वोट मिले। सचिव पद पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एबीवीपी की मित्रविंदा ने एनएसयूआई की नम्रता को 1,467 वोटों के अंतर से हरा दिया। मित्रविंदा को 16,703 वोट तो नम्रता को 5,236 वोट मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनएसयूआई को मिली जीत से कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा के चुनावों का ऐलान अगले साल की शुरुआत में होगा और उससे पहले दूसरों के परिणाम ने कांग्रेस को जरूर बड़ी राहत दी थी, तो बीजेपी के लिए ये तख्ता पलट की तरह है, क्योंकि डूसू में लगातार बीजेपी का कब्जा बना हुआ था। डूसू में चुनाव 27 सितंबर को हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर में हुई गंदगी के चलते काउंटिंग पर रोक लगा दी थी और साफ कह दिया था कि जिन्होंने गंदगी की है वो ही इसे साफ करें, तभी काउंटिंग कराई जाएगी। लेकिन आज काउंटिंग के दौरान भी वैसा ही नजारा एक बार फिर दिखाई दिया जैसा चुनाव के दौरान दिखाई दिया था। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 24 नवंबर को इंडिया घटक दलों के जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग बैठक की और फिर मुख्यमंत्री आवास में संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सोरेन को इंडिया विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी लगभग तय कर लिया गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में जेएमएम के 6 मंत्री होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, जबकि कांग्रेस के 4 मंत्री और आरजेडी के 1 मंत्री हो सकते हैं। खबर है कि अगर माले की ओर से भी मंत्री पद की मांग की जाती है तो इंडिया गठबंधन सकारात्मक रुख अपना सकता है। हालांकि अभी तक माले की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव आने की खबर नहीं है। नए मंत्रिमंडल में कम से कम 5 नए चेहरे दिख सकते हैं, जिसमें जेएमएम से दीपक बिरूवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन फिर से मंत्री बन सकते हैं। महिला कोटे से लुइस मरांडी या सविता महतो में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। नए चेहरों में अनंत प्रताप देव का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, उमाकांत रजक और भूषण तिर्की भी रेस में शामिल हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में उनके मंत्री बनने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा कांग्रेस से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव तीनों में एक ही प्रमंडल से जीत कराए। ऐसे में इनमें से अधिकतम 2 ही मंत्री बन पाएंगे। अगर दीपिका पांडे सिंह मंत्री नहीं बनती हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर से ममता देवी या फिर जयमंगल सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि 28 नवंबर को रांची में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ। सोमवार 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पारित 22वें संविधान संशोधन के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि प्रस्तावना में संशोधन को इतने साल हो चुके हैं, तो अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संशोधन की शक्ति संविधान की प्रस्तावना तक फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख उसमें संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करता है। ऐसा कहकर पीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर 22 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई खन्ना ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भारतीय मायनों में समाजवादी होना सिर्फ कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है। इसने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका है, जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का विरोध देखने को मिला। परंपरा के अनुसार पीएम मोदी ने पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के नजदीक महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। इसके कुछ देर बाद राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। खड़गे ने अडानी का मुद्दा उठाया। इस पर जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोक दिया।
धनखड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर आप जो भी बोलेंगे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडानी के मुद्दे पर विरोध करते रहे। विपक्ष का आरोप है कि विपक्षी सदस्यों को संसद में बोलने नहीं दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अडानी मुद्दे को उठाने के आधे मिनट के अंदर ही संसद सत्र को स्थगित कर दिया, जिसके बाद दोनों ही सदनों को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने की कोशिश करेगी। इसमें वक्फ बिल समेत 16 विधेयक शामिल हैं। ऐसे में आसार है कि वक्फ बिल पर हंगामा देखने को मिल सकता है। बिलों को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऐतराज कर सकते हैं। ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहना तय माना जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी। सर्वे का विरोध कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। संभल में प्रशासन ने बाहरी लोगों और नेताओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। बिना इजाजत संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। शहर का इंटरनेट बंद कर दिया गया और स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया। इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और अन्य कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये सरकार द्वारा किया गया दंगा है। जब लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के। संभल हिंसा की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय करने की अपील